ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स रिवीजन सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। टेक्स्ट बुक के सेकेंड हाफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नेशनल इनकम 8 मार्क्स का वेटेज रखता है और इसके क्वेश्चंस के बिना पेपर सेट ही नहीं हो सकता। नेशनल इनकम बहुत बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अभी तक हमने जो भी रिवीजन किए हैं या जितने भी चैप्टर स्टार्टिंग से हमने ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाते हैं। तो सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर एक तरफ और मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये महारथी चैप्टर एक तरफ, दैट इज नेशनल इनकम। देश की इनकम के बारे में बात करता है, देश की इनकम कैसे मेजर होती है वो समझाता है। साथ ही साथ नेशनल इनकम को मेजर करने के कौन से तरीके हैं और उनमें क्या डिफिकल्टीज है वो भी समझाने का काम ये चैप्टर करता है। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का होने की वजह से दिस चैप्टर डील्स विद द कंट्री एज अ होल। पूरे देश की आमदनी, पूरे देश की इनकम के बारे में डिस्कशन इस चैप्टर में होता है। नेशनल इनकम इज नॉट एनी सिंगल पर्सन और इंडिविजुअल्स इनकम, it is the income of the whole country and that is why this chapter is a very very important chapter। इस चैप्टर को कोई स्किप मत करना। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इकोनॉमिक्स जब रिवाइज कर रहे हो या वापस से पढ़ रहे हो या पहली बार पढ़ रहे हो तो हमेशा चैप्टर 1, 2, 3 और उसके बाद 7th चैप्टर से ही शुरुआत करनी चाहिए। 1, 2, 3, 7, 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट और वेटेज वाले चैप्टर हैं। इसके बाद वंस यू कंप्लीट दीज 1, 2, 3, 7, 8 उसके बाद आप दूसरे चैप्टर्स पे जा सकते हैं। अभी जैसा कि आप जानते हैं कुछ ही दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम्स को, तो ऐसे में अगर आप पढ़ाई करने का सोच रहे हैं कि अभी स्टार्ट करता हूं, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, तो द बेस्ट प्लान, द बेस्ट वे टू स्टार्ट स्टडिंग इज स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट वन इन द बोर्ड्स टाइम टेबल। जो भी बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल में आखिरी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपके केस में इकोनॉमिक्स ही है द मेन मेजर सब्जेक्ट, उसके बाद आईटी के लिए तो 8-10 दिन की छुट्टियां भी है, लेकिन इकोनॉमिक्स मेन मेजर सब्जेक्ट है जो आखिरी सब्जेक्ट है। तो अभी से अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स से शुरुआत करो, 3 दिन हर सब्जेक्ट को दो और इस तरह से आप जब बोर्ड एग्जाम के नजदीक आएंगे तो 2-3 दिन पहले आप इंग्लिश की शुरुआत कर पाएंगे। मतलब 21 तारीख को अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंग्लिश है तो उसके 2-3 दिन पहले आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर सकते हो, जिसमें नॉवेल है, अप्रिसिएशन पोएम्स के हैं, ग्रामर है, 2-3 सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आराम से इंग्लिश 2-3 दिन में भी कर पाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो कि मुझे पीछे से जो टाइम टेबल है उसमें ही जो है एक एक करके सब्जेक्ट्स को अभी से कवर करते जाना है। 7वें चैप्टर की बात करते हैं आज नेशनल इनकम की। तो आज अपने को 3 आंसर जो है कवर करने हैं। पहला आंसर एकदम सिंपल आंसर है जो आपको ओवरव्यू देगा इस चैप्टर का भी और इस टॉपिक का, इस कॉन्सेप्ट का भी। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। क्वेश्चन का नाम क्या है? फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की खासियत, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहां पर पढ़ेंगे और बहुत ही इजी आंसर है। ये आंसर बोर्ड एग्जाम में आए ना आए लेकिन ये आपको समझा देगा कि नेशनल इनकम क्या है और उसमें क्या क्या होता है। आंसर का नाम VFMN, आंसर का नाम VFMN, आंसर का नाम VFMN, आंसर का नाम VFMN। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, आंसर का नाम VFMN, आंसर का नाम VFMN, आंसर का नाम VFMN। क्वेश्चन है नेशनल इनकम के बारे में तो याद रखने का, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण विषय है नेशनल इनकम। बिना नेशनल इनकम के मैक्रो का डिस्कशन ही अधूरा है। मैक्रो यानी लार्ज, मैक्रो यानी एग्रीगेट। मैक्रो एक की नहीं अनेक की स्टडी है और नेशनल इनकम भी अनेक के बारे में ही है। नेशनल इनकम पूरे देश के बारे में है, ये किसी एक व्यक्ति की इनकम नहीं, ये सभी की इनकम के बारे में है। एंड दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। The national economy comprises of all the firms and factories, shops and markets, banks and financial institutions. इसके अलावा various departments and their offices. आखिरी लाइन है, इसको मार्क कर लेना। National income is a composite measure of all economic activities. Composite measure मतलब क्या? Combination, collection, addition, total of
नेशनल इनकम ये सबका टोटल इकाई का इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, जैसे कि प्रोडक्शन की एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी, एक्सचेंज की एक्टिविटी और कंजम्पशन की एक्टिविटी। गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका कंजम्पशन, उसका एक्सचेंज, ये सारी एक्टिविटीज का टोटल जो होता है ना, उसी को नेशनल इनकम कहते हैं। बट इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द कंट्री। खासियत क्या है नेशनल इनकम की? नेशनल इनकम की खासियत यह है कि वो आपका देश किस दिशा में जा रहा है वो समझाने का भी काम करता है। आज हम न्यूज चैनल्स पर, अखबारों में बहुत सारी बातें सुनते हैं, देश की जीडीपी बढ़ी, देश की जीडीपी गिरी, देश ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। ये सब किस बेसिस पे करते हैं? देश के इनकम के बेसिस पे करते हैं। आज समाज में भी आपको, आपके परिवार को किस नजरिए से देखा जाता है? आपके मॉनिटरी क्लास के नजरिए से देखा जाता है कि आप सोशियली कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास या अपर क्लास। एंड दैट इज व्हाई नेशनल इनकम इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर। एक ऐसा सिग्नल है, ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है देश की हालत कैसी है, देश की फाइनेंशियल परिस्थिति कैसी। ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन समझ रहा है। अब आते हैं आंसर के ऊपर दोस्तों। VFMN इन ऑल अगर आप देखें तो टोटल 7 पॉइंट का आंसर है, और ये 7 पॉइंट के आंसर को दिमाग में फिट करने के लिए अपना शॉर्ट कोड है VFMN। आंसर का नाम VFMN, आंसर का नाम VFMN, आंसर का नाम VFMN। V से वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ ओनली, वैल्यू ऑफ ओनली। नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ फाइनल जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो प्रोड्यूस होने के बाद जो आखिरी जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उन्हीं की वैल्यू का टोटल लिया जाता है। तो बेसिकली नेशनल इनकम जो है वो तेरा इनकम, मेरा इनकम, इसका इनकम, उसका इनकम, सबका टोटल है ना। नेशनल इनकम क्या है? तेरा इनकम, मेरा इनकम, इसका इनकम, उसका इनकम, हम सबके इनकम का टोटल, बराबर। लेकिन वो इनकम कौन सी? तो इनकम ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स मतलब जो प्रोडक्शन हुआ, वो प्रोडक्शन का जो लास्ट प्रोडक्ट है, जो फाइनल गुड्स है, वो प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो ये पेन एक फाइनल प्रोडक्ट है ना, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होंगे, वो क्या होंगे? रॉ मटेरियल होंगे। उनकी वैल्यू नहीं लेनी है, वैल्यू किसकी लेनी है? फाइनल प्रोडक्ट की लेनी है। वैल्यू किसकी लेनी है? फाइनल गुड्स की लेनी है। अंडरस्टूड? यस। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम, द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आर कंसिडर्ड। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल्स इज नॉट कंसिडर्ड। For example, while estimating the production of shirts, there is no need to take the value of cotton as it is already included in the price of shirts. ये एग्जाम्पल से क्लियर होता है सब ओम प्रकाश? शर्ट का वैल्यू लेंगे क्योंकि शर्ट फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन कॉटन का वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि वो तो रॉ मटेरियल है, उसका प्राइस तो ऑलरेडी शर्ट के प्राइस में आ गया है। अंडरस्टूड? सो वैल्यू किसका लेना है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। वैल्यू किसका लेना है? वी, समझा? पहला फीचर समझ रहा है? फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम VFMN, वी से वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस। अगला पॉइंट F से फाइनेंशियल ईयर फ्लो कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल ईयर फ्लो कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल ईयर फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज बताया फिर भूल गए। हर साल इसे कैलकुलेट करना पड़ता है, तभी देश की प्रगति के बारे में आपको लगातार बार बार पता चलता रहेगा। फाइनेंशियल ईयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू कंसिडर व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और आपको हमेशा याद रखना है कि देश में साल शुरू होता है अप्रैल में, खत्म होता है मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर उसी को बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर उसी को बोलते हैं जिसमें कैलकुलेशंस होते हैं। एंड दैट इज व्हाई नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम पीरियड, कि इस साल हमारे देश की इनकम इतनी थी, अगले साल की जीडीपी इतनी थी, इतना ग्रोथ रेट था,
तो every year it has to be updated, every year it has to be calculated, so that every time the financial position is being defined. In India it is from 1st April to 31st March. दूसरा F से है फ्लो कॉन्सेप्ट. फ्लो कॉन्सेप्ट की बात आती है तो याद रखो, इट शोज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर. फ्लो मतलब एक्चुअली में द प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सप्लाई हुआ, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन हाउसेज, वेयर हाउसेज टू द कंज्यूमर्स. दिस इज कॉल्ड एज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसीलिए इसको फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं. नेशनल इनकम इसी फ्लो स्टेट से हमें पता चलता है. गॉट इट? वी और एफ समझा गया. वी से वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम और उसके फीचर्स. पहला फीचर क्या है? वी से वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. एफ से 2 पॉइंट, फाइनेंशियल ईयर फ्लो कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल ईयर फ्लो कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल ईयर फ्लो कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल ईयर फ्लो. आगे बढ़ते हैं. एम से भी 2 पॉइंट है, मनी वैल्यू, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. याद रखिए, मनी वैल्यू का मतलब होता है कि नेशनल इनकम को कोई लीटर में, किलो में नहीं तोलेगा. कोई ऐसा नहीं बोलेगा मेरे देश की इनकम 200 करोड़ लीटर है. कोई ऐसा नहीं बोलेगा 200 किलो मेरे देश की इनकम है. वो हमेशा उसको एक्सप्रेस करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, because money is the medium of exchange which is universally accepted, and that is why आपकी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर्स की है, कितने मिलियन डॉलर्स की है, ऐसी बातें ही हम अखबारों में और न्यूज चैनल्स में सुनते हैं, क्योंकि वही कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है. एंड दैट इज व्हाई याद रखिए, नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स. ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन. It represents only those goods and services which are exchanged for money. उन्हीं गुड्स को काउंट करते हैं जिसके बदले में पैसा मिलेगा या दिया जाएगा. Those goods which are freely exchanged, barter trade, उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. वही गुड्स एंड सर्विस जिसके बदले में पैसा आता है या जाता है. गॉट इट? आखिरी में मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दोस्तों. एम से मनी वैल्यू, एम से मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. तो हमने मीनिंग में भी पढ़ा, स्टार्टिंग में इंट्रो में भी मैंने बताया, नेशनल इनकम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, माइक्रो का नहीं है. माइक्रो मतलब एक का, मैक्रो मतलब अनेक का. माइक्रो मतलब एक का, मैक्रो मतलब अनेक का. तो माइक्रो में हम एक व्यक्ति की इनकम देखते हैं, यहां तो हम नेशनल इनकम देख रहे हैं. यहां तो हम नेशनल इनकम को स्टडी कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं. सो national income is a macroeconomic concept. National income represents income of economy as a whole rather than that of an individual. Hence it is a macroeconomic concept. Hence it is a macroeconomic concept. क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम. आंसर का नाम वी एफ एम एन. एफ से 2, एम से 2, एन से 2, एफ से 2, एम से 2, एन से 2, एफ से 2, एम से 2, एन से 2. एफ से 2 कौन से हैं? फाइनेंशियल ईयर है, फ्लो कॉन्सेप्ट. एम से 2 कौन से हैं? मनी वैल्यू है और मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी 2 पॉइंट एन वाले देख लेते हैं. नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. बहुत ही इजी पॉइंट से दोनों. नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट एग्रीगेट दोस्तों, आप सबने ग्रॉस वर्ड सुना होगा. ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सुना है ना. ग्रॉस से इनकम, वैसे ही नेट इनकम भी होती है दोस्तों. नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड डज नॉट इंक्लूड डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है. तो ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है? नेट वैल्यू. डेप्रीसिएशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है. दैट इज वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल असेट्स इज नॉट इंक्लूडेड, इसीलिए इसको नेट वैल्यू बोलते हैं. दूसरा और आखिरी फीचर जो है यहाँ पे एन से, वो है नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड एज वेल. अगर टेक्स्ट बुक का पहला पेज देखेंगे, वहां पे प्रोफेसर पीगू का डेफिनेशन भी है. प्रोफेसर पीगू के डेफिनेशन में बताया गया है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. हमारे देश की इनकम वो तो है ही जो हमारे देश में कमाई जाती है, लेकिन वो भी है जो गुड्स के एक्सपोर्ट से हमें मिलती है. हम जो गुड्स बाहर भेजते हैं उससे हमें कोई फायदा मिलता है, हमें पैसे मिलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है. वो पैसा भी तो देश का ही इनकम है.
and that is why income which includes income from abroad, difference between export value and import value, that is x minus m, यानी हमने कितना बेचा और हमने बाहर से कितना खरीदा, उसका जो बैलेंस है वो हमें यहाँ पर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में मिल जाता है। गॉट इट एवरीवन? तो कुल मिलाकर के 7 फीचर्स अपन ने देखे। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, आंसर का नाम वी, FMN, वी फॉर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, F से 2, M से 2, N से 2। F से फाइनेंशियल ईयर फ्लो कॉन्सेप्ट, M से मनी वैल्यू और मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, और N से नेट एग्रीगेट वैल्यू और नेट इनकम फ्रॉम अब। काम फिट, मामला हिट और इजी आंसर सुपर हिट। डन 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 डन। ये इजी आंसर समझा है, लिख के एक बार प्रैक्टिस करो, फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट। कम ऑन, चलिए। तो अपना आज का दूसरा जो आंसर है वो है एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है ये हमने समझ लिया, ये देश की इनकम, ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, हमने जान लिया। ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को, इस नेशनल इनकम को, देश की इनकम को मेजर कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका वैल्यू आता कहां से। तो इसको कैलकुलेट करने के, इसको गिनने के 3 बेसिक तरीके हमें टेक्स्ट बुक में बताए गए। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, आंसर का नाम उई, आंसर का नाम उई, आंसर का नाम उई, आंसर का नाम उई। ओ से आउटपुट, आई से इनकम, ई से एक्सपेंडिचर, आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर, आउटपुट इनकम, आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर, आउटपुट इनकम, आउटपुट इनकम, आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर, आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर, आउटपुट इनकम, आउटपुट याद रखिए, आउटपुट जो है ये प्रोडक्शन साइड से, इनकम जो है ये आमदनी वाले साइड से, और एक्सपेंडिचर खर्चा है। सिंपल, तीनों आपको नाम में ही उनके काम दिखाई देंगे। आउटपुट कौन सा साइड है? प्रोडक्शन साइड। आउटपुट कौन सा साइड है? प्रोडक्शन। देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके जरिए जब आप नेशनल इनकम का पता लगाते हैं तो कौन सा मेथड है? आउटपुट मेथड है। अगर देश में कितनी इनकम हो रही है, फैक्टर इनकम्स, तो आप इनकम मेथड से पता लगाएंगे, दैट इज नेशनल इनकम का पता इनकम मेथड से लगा सकते हैं कि कौन कितना कमा रहा है। एंड देन इफ यू वांट टू मेजर नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंसेस डन, तो आप कितना खर्चा कर रहे हैं उस मेथड का अपनाना पड़ेगा, एंड दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों मेथड्स काम के हैं। कई जगहों पे आउटपुट मेथड यूज होता है, कई जगहों पे इनकम, कई जगहों पे एक्सपेंडिचर मेथड, और इनके जरिए आप नेशनल इनकम का, अपने देश की इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं। लेट अस बिगिन। सबसे पहले आउटपुट मेथड की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने यहां पे काफी शॉर्ट तरीके से सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट किया है। टेक्स्ट बुक में आपको बहुत बड़ा समझ में आ सकता है, दिखाई दे सकता है। हर मेथड के साथ कुछ प्रिकॉशंस भी है, मैं कॉमन प्रिकॉशंस भी दूंगा, लेकिन आप पहले इन मेथड्स के फंडामेंटल्स को समझिए। आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन साइड। कौन सा साइड? प्रोडक्शन साइड। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, वो मेथड है आउटपुट मेथड। तो दोस्तों, यहां पे मेथड के अंदर भी 2 तरीके के अप्रोच दिए गए हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा, आउटपुट मेथड जो है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट मेथड, मतलब गुड्स कितने हैं, प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्ट मेथड। और इन्वेंटरी मेथड भी इसको बोला जाता है। दिस मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स में इकोनॉमी को बांटा जाता है, और फिर चेकआउट किया जाता है कि कौन से सेक्टर से कितना आउटपुट आ रहा है। एग्रीकल्चर से कितना प्रोडक्शन हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर से कितना प्रोडक्शन हुआ, हर सेक्टर से ऐसे ही आउटपुट कितना आया, प्रोडक्शन कितना आया, वो मेजर किया जाता है। एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइज, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर। While using this method, utmost care must be taken to avoid multiple और double counting। यानी इस मेथड को फॉलो करते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्विसेस, ये 2 बार अगर काउंट कर लिए और 2 बार उसकी वैल्यू आपने ऐड कर ली, तो ऐसा हो सकता है कि आपके देश की नेशनल इनकम ज्यादा दिखे और वास्तविकता में ऐसा हो ही ना। लेकिन ऑन पेपर ऐसा लगेगा कि देश तो अमीर देश है।
तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसके लिए आपको डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है। एंड टू डू दैट देयर आर टू अप्रोचेस विच यू कैन फॉलो। सबसे पहला अप्रोच है फाइनल गुड्स अप्रोच। कौन सा अप्रोच? फाइनल गुड्स अप्रोच। नाम में ही इसका काम है। फाइनल गुड्स अप्रोच का मतलब होता है ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें फाइनल गुड्स की वैल्यू ही लेते हैं, इंटरमीडिएट की, रॉ मटेरियल की वैल्यू को काउंट नहीं करते। इलेपो यहां पे कोई भी बिचौलिया, मिडलमैन, रॉ मटेरियल, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो फाइनल गुड्स को बनाने के लिए यूज होता है ना, उसका हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे। ओनली गुड्स कौन से? फाइनल गुड्स। ओनली गुड्स कौन से? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन, विच आर रेडी फॉर। According to this approach, value of only final goods as services are produced in primary, secondary and tertiary sectors are included, and the value of all intermediate transactions are ignored. इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दिया, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर दिया, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दिया, इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन को। इंटरमीडिएट गुड्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो तो फाइनल गुड्स बनाने में ही काम आते हैं, यूज होते हैं, और इसीलिए ज्यादातर केसेस में उनका प्राइस, उनका वैल्यू भी पहले से काउंट हो जाता है। तो अगर हम 2 बार उसको काउंट कर लेंगे तो इनकम ज्यादा दिखेगा, तो उसे काउंट ही नहीं करना है, सिर्फ फाइनल वैल्यू को काउंट करना है नेशनल इनकम के अंदर। दैट इज द फाइनल फ्लो ऑफ गुड्स और आउटपुट परचेज बाय कंज्यूमर, हेंस द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ज्यादातर केस में ऐसा देखा जाता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है ना, उनकी वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑलरेडी होती है, तो आप जब फाइनल गुड्स लेते हो तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड हो ही जाता है। जैसे एग्जांपल ऊपर भी देखा अपन ने, शर्ट का वैल्यू अगर काउंट कर लिया नेशनल इनकम में, तो कॉटन का अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉटन से ही तो शर्ट बना है और कॉटन का वैल्यू ऑलरेडी शर्ट में इंक्लूडेड है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ये कौन सा अप्रोच था? फाइनल गुड्स अप्रोच। कौन सा अप्रोच था? आखिरी वाले पे आते हैं, वैल्यू एडेड अप्रोच। ये फाइनल गुड्स का ऑपोजिट है। फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू नहीं लेते, सिर्फ फाइनल का लेते हैं। वैल्यू एडेड में वो बोलता है कि हर स्टेज पे जब फाइनल गुड्स बन रहा है ना, प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो हर स्टेज पे आप जो वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, उसका वैल्यू ले लो। कॉटन बना, कॉटन का वैल्यू ले लो। यान में गया, सिलाई हुई, उसका वैल्यू ले लो। बटन लगे, बटन का वैल्यू ले लो। हर स्टेज पे एक शर्ट बनाने में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है और फिर फाइनली वो शर्ट 500 रुपए का है। तो 500 रुपया बनने के लिए बहुत सारी वैल्यू एडिशन हुई है। आप हर वैल्यू ले लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास देश की वैल्यू आ जाएगी, नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाएगी। आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, खाना तो मुंह से ही है। तो वैल्यू एडेड अप्रोच ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताता है दैट आप डबल काउंटिंग अवॉइड कर सकते हो। कैसे? द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन दिस। जब आप वैल्यू एडिशन को इंक्लूड करते हो तो आप डबल काउंटिंग को अवॉइड कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट्स एंड इनपुट्स एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड। Thus, GNP is obtained as the sum total values added by all the different stages of production till the final output is reached in the hands of consumers to meet the final demand. टेक्स्ट बुक के अंदर एक छोटा सा टेबल भी है जो ये एक्सप्लेन करता है इजीली। आप वहां पर देखकर भी इसको समझ सकते हैं कि वैल्यू एडेड अप्रोच में हर स्टेज पे जो जो पैसे ऐड होते हैं उन्हीं को आप लेकर के नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में क्या फर्क है समझ में आ रहा है? दोनों है आउटपुट का ही। दोनों किसके अप्रोच है? आउटपुट मेथड के। आउटपुट यानी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का कैलकुलेशन करने के 2 अप्रोच, एक फाइनल गुड्स अप्रोच और एक वैल्यू एडेड। फाइनल गुड्स के अंदर लास्ट वैल्यू लेने का और वैल्यू एडेड के अंदर हर वैल्यू लेने का। इजी पीजी। पहला मेथड समझ रहा है क्या? अपना क्वेश्चन भूलो मत, क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम।
आंसर का नाम उई। ओ से आउटपुट मेथड, आई से इनकम मेथड, ई से एक्सपेंडिचर। अभी अभी अपन ने खत्म किया आउटपुट मेथड। आउटपुट के अंदर दो, फाइनल गुड्स अप्रोच, वैल्यू एडेड अप्रोच। फाइनल गुड्स अप्रोच, वैल्यू एडेड अप्रोच, फाइनल गुड्स अप्रोच। याद रहेगा एवरीबॉडी? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो अपना मेथड है वो है इनकम मेथड। नाम में ही इनकम है। दिस मेथड इज ऑल अबाउट द इनकम। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। इनकम काय का? फैक्टर्स का। इनकम काय का? फैक्टर्स का। इनकम काय का? इनकम काय का? फैक्टर्स का। इनकम काय का? तो भैया फैक्टर कौन से हैं? फैक्टर है अपने पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, स्वाहा। ये सब कौन है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हर फैक्टर को कुछ ना कुछ तो मिलता है ना। कोई फुकट में काम करता है क्या? क्या मिलता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, यही तो इनकी इनकम है। यही तो इनकी इनकम है ना बॉस। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन्हीं को मिलती है फैक्टर्स की प्राइस, फैक्टर्स का कॉस्ट, और इसी से हम इनकम मेथड वाला कैलकुलेशन करते हैं। According to this method, the income payments received by all citizens of the country in a particular year are added up. एक साल में हर नागरिक को कितनी इनकम मिल रही है वो ऐड कर ली जाती है। That is income that accrued to all factors of production by way of rent, wages, interest and profit are all added. But income received in the form of transfer of payments are ignored. जो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स है उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। किसी का खर्चा, किसी का इनकम, उसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे सरकारी पेंशन होती है, सरकार के लिए वो खर्चा है और सरकारी कर्मचारी के लिए वो इनकम है। तो ऐसा ट्रांसफर ऑफ पेमेंट जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। द डेटा पर्टेनिंग टू इनकम आर ऑब्टेन्ड from different sources, for instance from income tax returns, reports, books of account as well as estimate from small income। तो डेटा तो यार हर जगह अवेलेबल है, वहां से ये डेटा मिल जाता है कि किसकी कितनी इनकम है। इनकम टैक्स जो भरते हैं उनका डेटा सरकार के पास होता ही है, उससे भी सरकार कैलकुलेट कर पाती है कि देश की इनकम कितनी। इनकम मेथड समझा क्या? एकदम इजी मेथड इनकम मेथड, एकदम इजी मेथड। क्यों? क्योंकि ये आमदनी देख रहा है, ये इनकम देख रहा है। इसमें हमेशा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद रखो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर याद रखो, और उनको जो मिलता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये याद रखो। बस इजी पीजी। दूसरा मेथड क्लियर है। आखिरी मेथड पे जाते हैं दोस्तों। आखिरी मेथड है ई फॉर एक्सपेंडिचर मेथड। ई फॉर एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कब होगा? जब इनकम होगा तब ना। जब पैसा होगा तभी तो खर्चा करेगा ना। तो आप कितना स्पेंड करते हो उससे भी देश का इनकम कैलकुलेट किया जा सकता है। याद रखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला सब कुछ है, चेक कर लो जरा। यही है क्या? NI इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P। सेम है फॉर्मूला। NI मतलब नेशनल इनकम, C बोले तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I बोले तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G बोले तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन का खर्चा, इन्वेस्टमेंट का खर्चा, सरकार का खर्चा। कंजम्पशन का खर्चा, इन्वेस्टमेंट का खर्चा, सरकार का खर्चा। C प्लस I प्लस G। कंजम्पशन का खर्चा हम सब खर्चा करते हैं ना, कंजम्पशन पे, रोटी कपड़ा मकान पे। I से इन्वेस्टमेंट हम सब करते हैं, बड़े बिजनेस हाउसेस भी करते हैं, बड़ी मशीन खरीदते हैं, बड़ी लैंड खरीदते हैं, जगह खरीदते हैं बिजनेस करने के लिए। कई जगह शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई जगहों में इन्वेस्ट करते हैं। तो आई से होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी से सरकार भी एक्सपेंडिचर करती है। सरकार क्या एक्सपेंस करती है सर? सरकार रोड बनाने का खर्चा करती है, ब्रिज बनाने का खर्चा करती है, रेलवे चलाने का खर्चा करती है, घर पे बिजली देती है, पानी देती है, स्कूल खोलती है, हॉस्पिटल खोलती है। कई अलग अलग प्रकार का सरकारी एक्सपेंडिचर भी होता है। एक्सपेंडिचर मेथड में सारे एक्सपेंसेस का टोटल होता है, और इन सारे एक्सपेंसेस को अगर टोटल करोगे तो आपको नेशनल इनकम का पता चल जाएगा। आसान मेथड है।
इनकम मेथड वाला जो हमने पढ़ा इससे पहले, उसमें सारी इनकम को ऐड कर रहे थे, और एक्सपेंडिचर मेथड में सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं। आगे क्या है, कौन सा है, तो भाई यहां पर x माइनस एम है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को ऐड करो, और r माइनस पी यानी रिसिप्ट माइनस पेमेंट को ऐड। ये सारे खर्चे अगर ऐड कर देंगे तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर मिलेगा, नेशनल इनकम हमें मिल जाएगा। गॉट इट एवरीवन? तीनों मेथड समझ में आ रहे हैं क्या? इजी लग रहा है क्या? क्वेश्चन का नाम है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, आंसर का नाम वही आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर। तीन में से एक एग्जाम में आने का चांस रहता ही है हर बार, कई बार तीनों भी पूछ लेता है, लेकिन एक तो आने का चांसेस है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप टेक्स्ट बुक में देखें तो आपको दिए गए हैं प्रिकॉशंस, और प्रिकॉशंस ढेर सारे हर मेथड के आसपास दिए गए। अपन फटाफट से टेक्स्ट बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस देख लेते हैं, जो प्रिकॉशंस आप तीनों में से कोई भी एग्जाम में आ जाए आप लिख सकते हैं, कॉमन प्रिकॉशंस। ओके, जैसे कि अगर आप पेज नंबर 65 पे आए टेक्स्ट बुक के, तो वहां पर आपको दिखाई देगा सबसे पहले प्रिकॉशंस में, टू अवॉइड डबल काउंटिंग ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही वैल्यू लेना है, ये पहला प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन मतलब क्या, ध्यान रखना है, जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो वो फॉलो करते वक्त नेशनल इनकम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश की इनकम है, उसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए। तो उसके लिए पहला प्रिकॉशन क्या है, वैल्यू काय का फाइनल गुड्स का, वैल्यू काय का फाइनल गुड्स का, वैल्यू काय का। दूसरा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना बॉस, goods used for self consumption by farmers should be estimated by guesswork. Imputed value of goods produced for self consumption is included in national income. यानी guess work पे, अंदाजे पे self consumption मतलब फार्मर ने यार उगाया तो बहुत था, बेचा भी बहुत, लेकिन कुछ तो उसने खुद सेल्फ कंज्यूम भी कर लिया, खुद के लिए रख लिया। अब वो सेल्फ कंज्यूम जो किया वो मार्केट में तो गया नहीं, मार्केट में गया नहीं तो उसकी वैल्यू पता नहीं चली, लेकिन वो भी इनकम का तो हिस्सा था। तो ऐसे में अंदाजे पे हम उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स, इंक्लूड करो मार्केट प्राइस पे, आर टू बी डिडक्टेड एंड सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू सर्टेन प्रोडक्ट शुड बी एडेड फॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो डिडक्टेड है, और सब्सिडीज जो है वो एडेड है। Indirect tax deducted, subsidies added. 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 इसके अलावा आप पॉइंट नंबर 6 देखेंगे तो आपको दिखेगा डेप्रिसिएशन शुड बी डिडक्टेड। डेप्रिसिएशन डिडक्ट करो, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करो, डेप्रिसिएशन, ये सब प्रिकॉशंस है, कैलकुलेट करते समय इनका ध्यान रखना जरूरी है। Sale and purchase of second hand goods should be ignored as it is not a part of current product. यानी सेकेंड हैंड गुड्स को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। क्या करना है, इग्नोर करना है। तो कौन सा मार्क किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ और 7, 1 2 3 6 एंड 7, ये प्रिकॉशन मार्क किए। अब यही सेम आपको दूसरी जगह पे भी दिख जाएंगे, देखना जरा ध्यान से। आप बाजू में ही देखोगे 65 की बी विंग में, तो आपको दिखेगा ट्रांसफर ऑफ इनकम, अनपेड सर्विस, सेकेंड हैंड गुड्स दिखा। देखो तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट कॉमन है दोनों में, दोनों में कॉमन है तीसरा पॉइंट, आउटपुट में भी है और इनकम मेथड के प्रिकॉशन में भी है। देन इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन भी सेम है, सातवां पॉइंट। देखो दो कॉमन पॉइंट मिल गए यहां पे आपको, ऑल सेकेंड हैंड गुड्स वाला आपको मिल गया सेम पॉइंट, और इंप्यूटेड वैल्यू वाला सेम पॉइंट मिल गया यहां पे 65 पेज नंबर। ओके, फिफ्थ वाला जो है टैक्सेस वाला, वो भी एक कॉमन पॉइंट है, वो भी आप लिख सकते हैं। मतलब 3 कॉमन पॉइंट आपको आउटपुट और इनकम में मिल जाता। पीछे आ जाओ आप पेज नंबर 66 के प्रिकॉशंस में, यानी एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस में, तो आप देख सकते हो वहां पे पहला पॉइंट ही जो है वो आपको सेम चीज दिखा रहा है, बोलता है फाइनल गुड्स लेना चाहिए, स्टार्टिंग में पढ़ा अपन ने, यहां पे भी वही बोल रहा है, वो इंटरमीडिएट को मत लो, तो क्या लोगे, फाइनल गुड्स लोगे। सेकेंड हैंड गुड्स को क्या करो, इग्नोर कर दो, सेकेंड हैंड गुड्स को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। तो 1 2 मार्क कर सकते हो। थर्ड वाला ट्रांसफर ऑफ पेमेंट वाला पॉइंट भी कॉमन बन जाता है, वो भी मार्क कर सकते हो। वंस अगेन पांचवा पॉइंट कॉमन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इग्नोर कर सकते हो, डिडक्ट कर सकते हो, और सब्सिडीज को क्या करना है, ऐड करना है, सातवां पॉइंट। तो इस तरह से अगर आप प्रिकॉशंस पे ध्यान दें
तो 4 से 5 ऐसे प्रिकॉशन है जो कॉमन है, जो आपको हर मेथड में काम आ जाएंगे। एग्जाम में कोई भी पूछा जाए, ये 4 से 5 प्रिकॉशंस अगर दिमाग में ले लिया तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेथड्स ऑफ मेजरमेंट वाला पूरा आंसर समझा होगा। एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, पढ़ो, फिर अपन आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यस, द थर्ड आंसर फॉर द डे, इस चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट आंसर है डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। जो हमारी कमिटी या कमीशन नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का काम करती है, वो 3 में से कोई ना कोई मेथड यूज करती है, आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर में से। अब ये मेथड्स यूज करते समय उन्हें कई डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, कई मुसीबतें, कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये डिफिकल्टीज 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होती है थियोरिटिकल डिफिकल्टीज, यानी वो कॉन्सेप्चुअल ही है, बेस में ही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही है। और दूसरी डिफिकल्टीज हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, जो एक्चुअल में ग्राउंड पे उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो जब ऑन ग्राउंड, while calculating national income, while estimating and taking the survey ahead, जो डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ती है वो होती है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, और जो कॉन्सेप्चुअल्स हैं उन्हें थियोरिटिकल डिफिकल्टीज कहा जाता है। दोनों डिफिकल्टीज में से एक आने के एग्जाम में चांसेस है। अपन दोनों कवर करेंगे। यहाँ पे एक 7 पॉइंट का आंसर, एक 8 पॉइंट का आंसर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं थियोरेटिकल डिफिकल्टीज और कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज। आंसर का नाम तुस्सी वीआईपी, आंसर का नाम तुस्सी वीआईपी, आंसर का नाम तुस्सी वीआईपी, तुस्सी वीआईपी। 80 तुस्सी पियांगे लस्सी, तुस्सी वीआईपी, तुस्सी वीआईपी, तुस्सी वीआईपी। दोस्तों क्वेश्चन का नाम है थियोरेटिकल डिफिकल्टीज, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज, आंसर का नाम तुस्सी वीआईपी। एकदम सिंपल पॉइंट है। अगर आपने मेथड्स और प्रिकॉशंस पढ़े हैं तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। अगर मेथड्स और प्रिकॉशंस नहीं पढ़े हैं तो पहले वो पढ़ना, फिर ही आगे ये समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो पहला ही पॉइंट है टी से ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में क्या होता है, किसी का इनकम, किसी का खर्चा। समझ में नहीं आता है कि क्या ऐड करें नेशनल इनकम में या छोड़ दें। याद रखिए यहां पर एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेंशन्स। गवर्नमेंट जब पेंशन देती है तो सरकार तो खर्चा कर रही है, तो उसके लिए एक्सपेंडिचर है, और जिसको पेंशन दे रही है, जिसको पेंशन मिलता है, उसके लिए वो इनकम है। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट जो है ये एक डिफिकल्टी है। समझ में नहीं आता कई बार कि इसे इग्नोर कर दिया जाए या ऐड किया जाए। दोस्तों इंडिविजुअल्स गेट पेंशन, दे माइट ऑल्सो गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता इसे कहते हैं, सरकार देती है। बट वेदर दिस ट्रांसफर पेमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन इनकम और नॉट इज अ मेजर प्रॉब्लम। क्या है ये? मेजर प्रॉब्लम है। ऑन वन हैंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इनकम, क्योंकि किसी के लिए तो वो मिल रहा है तो इनकम है, एंड ऑन द अदर हैंड इट इज पार्ट ऑफ सरकारी खर्चा, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहला पॉइंट समझ रहा है? टू सी वीआईपी, टी फॉर ट्रांसफर पेमेंट, टी फॉर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, टी फॉर ट्रांसफर पेमेंट, यू फॉर अनपेड सर्विसेज, यू फॉर अनपेड। ये वो सर्विसेज हैं जिनका कोई पैसा नहीं दिया जाता। माँ का प्यार, माँ के हाथ का खाना। अब माँ जो है बेचारी आपको प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से रोटी खिला रही है, खाना बना के दे रही है, टिफिन बना के दे रही है। आप एक दिन उसको बोले ठीक है बहुत खिला रही है, ले 100 रुपए ले, 2 लाफे देगी खींच के। अच्छा मेरे को पैसे दे रहा है, तू इतना शाना हो गया। क्योंकि वो सर्विस जो है वो क्या है? अनपेड सर्विस। हालांकि इन्हीं अनपेड सर्विसेज का कोई मोल, क्योंकि ये अनमोल है और इसीलिए इनका कोई भी मोल नेशनल इनकम में नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड, ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड, ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज। तो याद रखिए कि जो लव, अफेक्शन से
जो लव और अफेक्शन से की गई चीजें हैं, जहां पर पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को आपने किसी की मदद कर दी है, तो यहां पर कोई मॉनिटरी अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, अनपेड है ये सर्विस, तो फिर दोस्तों उसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जा सकता. एंड दैट इज व्हाई हाउएवर देयर आर अ नंबर ऑफ अनपेड सर्विसेज व्हिच आर नॉट अकाउंटेड in the calculation of national income. For example, services of housewives and the services provided out of love, affection, mercy, sympathy, charity are not included in national income. दूसरा पॉइंट समझ रहा है? तू समझ रहा है क्या? ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, अनपेड सर्विसेज. ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, ये है थियोरेटिकल डिफिकल्टीज. सी से आता है चेंजिंग प्राइस लेवल. प्राइजेस हमेशा सेम थोड़ी रहते हैं, प्राइजेस हमेशा बदलते रहते हैं, साल दर साल, महीने दर महीने. पेट्रोल डीजल के दाम तो कई दिनों में ही चेंज होते रहते हैं. तो समवेयर और द अदर दिस चेंजिंग प्राइस लेवल, these changing price levels are also a very big problem in the calculation of national income. Difficulties in calculating national income also arise due to changes in price level. For example, when the price level rises, देखो हाँ ध्यान से, जब प्राइस बढ़ता है तो इनकम ज्यादा दिखाई दे सकती है, क्योंकि अब पैसा लोगों का ज्यादा जा रहा है ना, लेकिन गुड्स तो कम बिक रहे. प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, याद है ना? जब प्राइस राइज हुआ तो इनकम ज्यादा दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में गुड्स बिके क्या उतने? नहीं. समझ में आया? उसी तरह जब प्राइस कम हुआ है, प्राइस कम हुआ है तो डिमांड ज्यादा है, लेकिन इनकम तो यार एक्चुअल में ऑपोजिट है ना. सो दिस इज व्हाट अ प्रॉब्लम इज. व्हेन प्राइस राइजेस द नेशनल इनकम मे शो एन इंक्रीज इवन दो प्रोडक्शन में हैव डिक्रीज्ड. Similarly, when the price level falls, the national income may show a decrease even though the production may have increased. Opposite है, ये भी एक प्रॉब्लम है. एक्चुअल अलग और कुछ कैलकुलेशन अलग, ये एक प्रॉब्लम. देन मूविंग फर्दर दोस्तों, वीआईपी की बात करें तो आप देख सकते हैं वीआईपी में बहुत इजी पॉइंट्स हैं. वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, वी से क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज. याद रखिए, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सर्विसेज, डिफेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज, एजुकेशन की सर्विसेज, हेल्थ की सर्विसेज, सरकारी अस्पताल, कोर्ट कचहरी, पुलिस, सारी सरकारी सर्विसेज है ना. सरकारी सर्विसेज का भी एक प्राइस होता है. अब वो प्राइस एक्चुअल में क्या है वो तो पता ही नहीं है, सरकार खुद ही डिसाइड कर लेती है. अपने तक पहुंचता है तो थोड़ा ज्यादा पैसे में पहुंचता है, हो सकता है एक्चुअल प्राइस कुछ और हो, अलग हो. बट इनका जो कैलकुलेशन है ये मार्केट प्राइस पे डिफिकल्ट होता है, एज रियल वैल्यू ऑफ दीज सर्विसेज इज नॉट नोन, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट नेशनल. इसका रियल वैल्यू पता ही नहीं. अंडरस्टूड एवरीवन? टू सी वीआईपी, टी से ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, यू से अनपेड सर्विसेज, सी से चेंजिंग प्राइस लेवल, सी से चेंजिंग प्राइस लेवल, सी से वी से वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, वी से वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट. आई से दो पॉइंट्स है दोस्तों, इलीगल इनकम, इनकम फ्रॉम फॉरेन फर्म्स, इलीगल इनकम, इनकम फ्रॉम फॉरेन. अब ये जो ब्लैक मार्केटिंग है, स्मगलिंग का पैसा है, गैम्बलिंग का पैसा है, इलीगल इनकम है, काला धन है, इसका नारा तो सब लगाते हैं, लेकिन वो कितना है वो कोई बताता है क्या? पता ही नहीं है किसी को काला धन है कितना, क्योंकि उसका कोई हिसाब है ही नहीं. सो इलीगल इनकम लाइक इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट, स्मगलिंग एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. वीआईपी का आई समझा गया. दूसरा आई है इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स. अब कई बाहर की कंपनियां इंडिया में चल रही हैं, बहुत पैसा भी कमा रही हैं इंडिया के अंदर. जैसे मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो मैकडॉनल्ड्स के ब्रांचेस तो हर स्टेशन पे हैं, एक एक दो दो भी हैं, और है तो वो बाहर का ब्रांड. तो समवेयर और द अदर माय डियर स्टूडेंट्स, आईएमएफ जो है मॉनिटरी फंड फॉरेन का, वो बोलता है इनकम ऑफ फॉरेन फर्म शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री where the firm is actually undertaking production work.
जो भी फॉरेन फर्म है वो जिस देश में प्रोडक्शन कर रहा है ना, उस देश में ही नेशनल इनकम को ऐड करेंगे। मतलब अगर कोई कंपनी का सिर्फ ऑफिस इंडिया में, प्रोडक्शन दुबई में हो रहा है, तो इंडिया में उसके इनकम का कोई भी एडिशन नहीं होगा, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। अंडरस्टूड? जहां प्रोडक्शन वहीं इनकम, जहां प्रोडक्शन वहीं इनकम, जहां प्रोडक्शन। गॉट इट एवरीवन? वीआईपी के अंदर आखिरी पॉइंट है पी से, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर, अपन पढ़ रहे हैं थियोरिटिकल डिफिकल्टीज या कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज। टू सी वीआईपी, पहला टी है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, यू से अनपेड सर्विसेज, सी से चेंजिंग प्राइस लेवल, सी से चेंजिंग प्राइस लेवल, टू सी वी, वी से वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, वैल्यूएशन ऑफ। आई से कितने पॉइंट? 2, इलीगल इनकम, इनकम फ्रॉम फॉरेन फर्म्स, इलीगल इनकम, इनकम फ्रॉम फॉरेन। और आखिरी पॉइंट है पी से, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। याद रखिए दोस्तों, द प्रोडक्ट्स केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर्स एंड अदर अलाइड प्रोड्यूसर्स डू नॉट एंटर द मार्केट। कई बार जो फार्मर ने खुद यूज कर लिया, वैसे प्रोडक्ट का मार्केट तक तो पहुंचना नामुमकिन है। उसकी मार्केट वैल्यू क्या है ये तो पता ही नहीं चली, क्योंकि उसने कितने का खुद खा लिया, कितने का खुद कंज्यूम कर लिया, ये पता नहीं है। हेंस इट इज नॉट अकाउंटेड इन नेशनल। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? थियोरिटिकल डिफिकल्टीज समझ रहा है? ये कॉन्सेप्ट में ही लफड़ा था और इसीलिए कंफ्यूजन है कि कौन सी चीज ऐड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कंफ्यूजन रहता है। उसे थियोरिटिकल डिफिकल्टीज कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज कहते हैं। जैसे तैसे जब इनको ओवरकम कर देते हैं और ऑन ग्राउंड जब सर्वे करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं आउटपुट, इनकम या एक्सपेंडिचर मेथड से, तब सामने आती हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। कौन सी डिफिकल्टीज? और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो हैं दोस्तों, ये एक्चुअली में स्टैटिस्टिकल डेटा से ही हमारे सामने आती। आंसर का नाम है वीआईपी सीआईडी, वीआईपी सीआईडी, वीआईपी सीआईडी, वीआईपी सीआईडी, वीआईपी वीआईपी सीआईडी। वी से दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, क्योंकि हर मेथड क्या बोलता है, आउटपुट मेथड हो, इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, हर मेथड चिल्ला चिल्ला के यही बोलता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ। अबे तो इन्वेंटरी का क्या करें, रॉ मटेरियल का क्या करें, उसका भी तो वैल्यू है। एंड दैट इज व्हाई दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी सामने आती है, दैट रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स in the stock of producers are known as inventories। अगर इनके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक इन्वेंटरीज के कैलकुलेशन में, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपका नेशनल इनकम का एस्टिमेट ज्यादा हो जाए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इन्वेंटरीज को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। याद रखिए, एनी मिस्टेक in measuring the value of inventory will distort मतलब change the value of final production of the producer। therefore valuation of inventory requires careful assessment। इसका assessment बहुत careful होना चाहिए, इसका assessment बहुत VIP का भी समझा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। I से illiteracy, I से ignorance। देश के अंदर इलिटरेसी और इग्नोरेंस होने की वजह से कई बार प्रॉपर डेटा ही कलेक्ट नहीं होता है। हम खुद भी कई बार फॉर्म्स भरते हैं सरकारी, जहां इनकम पूछी हुई होती है, हम वहां पे गलत इनकम डालते हैं, बोले कहीं रेड ना कर दे हमारे। हम कई बार ऐसे फॉर्म में गलत कम इनकम लिया, तो इग्नोरेंस बहुत है, इलिटरेसी बहुत है। कई बार हम सोचते हैं छोड़ना, अपने को अपन के लिए, उसके घर पे अपने अपन की बताने का, सामने से जाके सरकार को हमारा इतना इनकम, हम नहीं बताए। इग्नोरेंट और इग्नोरेंट बिहेवियर ऑल्सो इज अ डिफिकल्टी इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। ज्यादातर छोटे व्यापारी तो होते हैं ना, जो वो बेचारे
टैली वैली में अकाउंट्स करते ही नहीं है, उनका रोज का गल्ला होता है। वो रेगुलरली कमाते हैं, रेगुलरली खर्चा करते हैं, रेगुलरली खरीदते हैं, कुछ ना एंजॉय करके लाइफ अपनी बिता रहे हैं। कोई अकाउंटेंसी मेंटेन ही नहीं की है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स है ही नहीं, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर, जर्नल कुछ है ही नहीं। तो जब ऐसा प्रॉपर अकाउंटिंग ही नहीं है तो उसके पास कितना पैसा है ये तो नेशनल इनकम में आया ही नहीं। समझ में आया क्या? तो याद रखिए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स डू नॉट कीप एन अकाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन, सो दे कैन नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट। इजी। पी से सबसे फेमस पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ। दोस्तों गिनो तो अच्छे से गिनो तो एक बार गिनो। डबल काउंटिंग हो गया तो इनकम बहुत ज्यादा हो सकती है, और ज्यादा इनकम दिखाई देगी तो देश गुमराह हो सकता है, सही दिशा में आगे बढ़ रहा है कि नहीं ये पता नहीं चलेगा। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज ऑफ डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम। इट अराइजेस फ्रॉम द फेलियर। कैसे अराइज होता है ये? फेलियर टू डिस्टिंग्विश प्रॉपरली बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। कई बार जब काउंटिंग करते वक्त आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि फाइनल गुड्स कौन सा है और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा, फाइनल गुड्स कौन सा है और, जैसे अभी शर्ट और कॉटन में अपने को समझ में आ गया, लेकिन कई बार इट इज डिफिकल्ट ऑल्सो टू कैलकुलेट कि यार इसको छोड़ दें ये वाले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को, या फाइनल गुड्स में से कौन सा फाइनल गुड्स है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंफ्यूज्ड स्टेट में हमारी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन गड़बड़ा जा सकती है। सो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज अ वेरी सीरियस एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू बी फेस्ड। याद रहेगा। आखिरी चीज CID। CID के अंदर आप देख सकते हैं C से आता है आपके सामने कैपिटल गेन्स और लॉसेस, कैपिटल गेन्स और लॉसेस। कई बार हम क्या करते हैं, कई असेट्स वगैरह खरीद के रखते हैं, जैसे एक आध फ्लैट खरीद के रखा, अब जब खरीदा था तो उसकी वैल्यू कम थी, अप्रिशिएट होती है, कई वर्षों में उसकी वैल्यू बढ़ गई, पहले लाखों में थी आज करोड़ों में हो गई। ये क्या है? कैपिटल के गेन है। कई बार नुकसान भी खाना पड़ता है, प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, इससे कैपिटल लॉसेस भी हो जाते हैं। लेकिन नेशनल इनकम में इसका बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक बड़ा प्रॉब्लम है। कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉसेस व्हिच अक्रूड टू द प्रॉपर्टी ओनर्स बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल एसेट्स और चेंजेस इन डिमांड आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, आर नॉट इंक्लूडेड। तो बोलोगे क्यों सर? बिकॉज these changes do not result from the current economic activities। मतलब क्या है इसका? नेशनल इनकम तो हर फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट करना है ना, फीचर्स में हमने पढ़ा, हर साल बार बार लगातार, हर साल बार बार लगातार, एवरी ईयर वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, हर साल कैलकुलेट करना है। तो जब हर साल कैलकुलेट करना है हमें, तो याद रखिए दोस्तों कि आपने जो गुड्स खरीदे थे, कैपिटल एसेट्स खरीदे थे, वो तो पहले खरीदे थे। अभी इस साल जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो थोड़ी अभी की प्रोडक्शन एक्टिविटी से कुछ फर्क पड़ा है, वो बढ़ा भी है प्राइस तो पहले के प्रोडक्ट का बढ़ा है ना, तो उसको अभी के नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? देन CID में इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा, फालतू पॉइंट है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, देश में जो डेटा है वही इनएडिक्वेट है, वो अनरिलायबल है। अनरिलायबल इसलिए क्योंकि मेरे तुम्हारे जैसे हमारे सब लोग जो हैं वो डरते हैं सही डेटा देने से, वो सोचते हैं काहे के लिए यार, क्यों बताने का, अपना धन है छुपा के वापरो, छुपा के यूज करो। और इसीलिए कई बार जो डेटा सरकार तक पहुंचता है वो रिलायबल ही नहीं होता, उसके अंदर दम ही नहीं होता, वो असली होता ही नहीं, वो ट्रू एंड फेयर नहीं होता, और इसके वजह से एक्चुअल नेशनल इनकम का पता नहीं चलता। फिर आता है D से डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन या क्या होता है दोस्तों? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। रिडक्शन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, कोई यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेप्रीसिएशन नहीं है। एक रेट ऑफ डेप्रीसिएशन होता तो सब लोग सेम डेप्रीसिएशन कैंसिल करते, माइनस कर देते। लेकिन
क्योंकि डेप्रिसिएशन के मेथड्स अलग अलग हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग है, इसके वजह से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन अलग अलग होता है और प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। इट रेफर्स टू वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देयर आर नो यूनिफॉर्म कॉमन और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। कोई सेम रेट होता तो सेम कैलकुलेशन होता, अलग अलग कैलकुलेशन है, अलग अलग रेट्स है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। समझा? सी से क्या पढ़ा अपन ने? कैपिटल गेन्स और लॉसेस। आई से इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा और डी से डेप्रिसिएशन। आखिर में डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अपने देश में स्किल्ड लेबर भी है, सेमी स्किल्ड भी है, अनस्किल्ड भी लेबर है, और ये क्लासिफिकेशन जो है ये प्रॉपर नहीं है, और इसकी वजह से बेरोजगारी की भी समस्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। ये जो पॉपुलेशन है, कई लोग अलग अलग काम करते हैं ना यार। किसान खेती की सीजन में तो खेती करता है, ऑफ सीजन में क्या करता है? ऑफ सीजन में डेयरी प्रोडक्ट्स बेचता है, ऑफ सीजन के अंदर और भी दूसरे काम करता है, वहां से भी तो उसको इनकम होती होगी। अब वो इनकम अकाउंटेबल है नहीं है, उसने ऐड की है नहीं की है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। So somewhere or the other, my dear students, for instance, a farmer in India are not engaged in agriculture round the year. Obviously, in the off season, they engage themselves in alternative occupations. In such a case, it is very difficult to identify their incomes from a particular occupation. एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से उनको कितनी आमदनी हुई, ये एक्चुअल में पता नहीं चल पाती। CID आखिरी पॉइंट ई से एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनिटाइज्ड, ये वर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा सेक्टर जिसमें मनी है ही नहीं, बार्टर एक्सचेंज है, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज, सर्विसेज के बदले में सर्विसेज का एक्सचेंज। ये जो फ्री वाला एक्सचेंज है ज्यादातर कहां होता है? रूरल एरियाज में। देयर एग्जिस्ट नॉन मोनिटाइज सेक्टर। एग्रीकल्चर स्टिल बीइंग इन द नेचर ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, a major part of production is partly exchanged for other goods and services. आज भी किसान अपने गुड्स के बदले में कुछ दूसरे गुड्स दे करके खरीद लेता है चीजें, पैसे का लेन देन करता ही नहीं है। तो ये नॉन मोनेटाइज सेक्टर जो है उसका भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसका भी नेशनल इनकम में इंक्लूजन नहीं है। तो यहां पे दोस्तों टोटल अपने 8 पॉइंट्स पढ़े प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के। थियोरेटिकल डिफिकल्टीज और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में से कोई तो आ ही सकता है। दोनों के शॉर्ट कोट्स पीडीएफ में है, इसको नोट डाउन करो अच्छे से और पॉइंटर्स को दिमाग में फिट करो। एक बार प्रिकॉशंस अच्छे से पढ़ोगे कॉमन वाले तो ये और इजी लगेगा। इस चैप्टर में जो अपन ने पढ़ा है उतना काफी है। 8 मार्क के लिए इस चैप्टर में से फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, डिफिकल्टीज इन नेशनल इनकम पढ़ो, जो मैंने इसमें पढ़ा है लेक्चर में। इसके अलावा कोई भी आंसर आपको पढ़ना है, जैसे 2 सेक्टर मॉडल का आंसर पढ़ना है या डेफिनेशंस पढ़ने हैं, तो अपने वीडियोस प्लेलिस्ट में है, वहां से आप पढ़ सकते हो। अपने नोट्स के अंदर टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो आई होप दिस चैप्टर इज ऑल्सो क्लियर। कुछ भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।